मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो विषय है, टॉपिक है, वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी। हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। बंबई में कांग्रेस की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। कई भारतीय राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन बनाने की योजना बना रहे थे। वे नए सामाजिक तत्वों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तथा अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण के पूर्णतः विरुद्ध थे। उनको भारत की राजनीतिक और आर्थिक प्रगति के लिए एक संगठन की आवश्यकता थी। उनके विचारों और योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम ने उनका सहयोग दिया। उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ संपर्क स्थापित किया और सन 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन नामक संस्था की स्थापना की। इसके सदस्यों ने तथा अन्य महत्वशील भारतीय नेताओं ने 28 दिसंबर 1885 को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका प्रारंभ मध्यम वर्ग की राजनीतिक संस्था के रूप में हुआ। इसमें देश के विभिन्न भागों से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और सन 1885 में इसके प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह रमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना से भारत का स्वतंत्रता आंदोलन लघु पैमाने पर तथा मंद गति से पर संगठित रूप से प्रारंभ हुआ और प्रतिवर्ष शक्ति संचित करता गया। धीरे धीरे उसने सभी भारतीयों को विदेशी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए अपने दायरे में ले लिया। कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में पारित किए गए प्रस्ताव जो हैं वह इस प्रकार से है। भारतीय प्रशासन की रॉयल कमीशन, जिसमें भारतीय सदस्य भी हों, द्वारा जांच कराई जाए। लंदन में भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को समाप्त करना, सैनिकों के व्यय में कमी करना, भारत और ब्रिटेन में इंडियन सिविल सर्विसेज की प्रतियोगी परीक्षाएं एक साथ आयोजित करना, उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में भारतीय निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाना और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और अवध, जिसको हम आधुनिक उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, तथा पंजाब में ऐसी ही व्यवस्थापिका या विधायिका सभाएं स्थापित करना। इन प्रस्तावों तथा भाषणों की विशेषता यह थी कि इसमें ब्रिटेन के प्रति राजभक्ति और निष्ठा रखते हुए यह मांग की गई थी कि भारत सरकार के कार्यों की ब्रिटेन सरकार द्वारा जांच करवाना और ब्रिटेन की सरकार से न्याय प्राप्त करने की अपील करना था। सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना का यह महत्व है कि इसने भारतीय राजनीतिक नवजागरण और राष्ट्रीयता को एक निर्दिष्ट मोड़ प्रदान किया। यह राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीयता अंग्रेजी साम्राज्य के राजभक्त बनने और प्रार्थनाओं पत्रों व स्मरण पत्रों द्वारा कुछ अधिकार मांगने की ओर मोड़ दी गई। हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रारंभिक घोषित उद्देश्य क्या थे। इस समय कांग्रेस के घोषित जो उद्देश्य थे वह देशवासियों में पारस्परिक संपर्क स्थापित करना, देश के विभिन्न भागों के साम्राज्यवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना और उनका सहयोग प्राप्त करना, राष्ट्रीय भावना का विकास कर उसे सुदृढ़ करना, सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श करना, सामाजिक प्रश्नों और जनता की मांगों का सूचीकरण और सरकार के सामने उनका प्रस्तुतिकरण, जनमत का प्रशिक्षण और संगठन करना और भारतीयों को शासन में सम्मिलित करने की मांग करना। इस प्रकार प्रारंभ में कांग्रेस के उद्देश्य सरल और साधारण थे। उनके लक्ष्य भी सीमित थे। स्वतंत्रता प्राप्त करना इनका उद्देश्य नहीं था। ह्यूम के अनुसार कांग्रेस का लक्ष्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए असंतोष और रोष को बाहर निकालने के लिए निर्गम सुरक्षा कपाट की व्यवस्था करना था। प्रारंभिक कांग्रेस के नेता कांग्रेस का उपयोग तड़ित चालक के रूप में करना चाहते थे।
जैसा कि सन 1913 में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण था वह 1885 से 1905 ईस्वी में, जो कि नरम दौर के नाम पर जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास कांग्रेस का इतिहास रहा है, क्योंकि प्रारंभ से अंत तक कांग्रेस के नेतृत्व में ही राष्ट्रीय आंदोलन चला और स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। कांग्रेस अपने शैशव काल में और राष्ट्रीय आंदोलन अपने प्रथम चरण, जो कि सन 1885 से 1905 तक माना जाता है, इसमें उदार और विशुद्ध राष्ट्रीय ही रहा। प्रारंभ में कांग्रेस आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन नहीं था। इस समय कांग्रेस की बागडोर नरम राष्ट्रवादियों के हाथों में थी। वे नरमपंथी और उदार थे। वे किसी प्रकार के क्रांतिकारी राजनीतिक आंदोलन, उथल पुथल और विरोध में आस्था नहीं रखते थे। उनके प्रतिनिधि और सदस्यों की मुख्य रूप से कुलीन वंशीय, बुद्धिजीवी, वकील, पत्रकार, व्यापारी, उद्योगपति, जमींदार, शिक्षक इत्यादि थे। इन उदार नेताओं ने बंगाल में व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, आर.सी. दत्त, लाल मोहन घोष, ए.सी. मजूमदार, रास बिहारी घोष, बम्बई के दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, आमटे, आगरकर, तेलंग माधव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, डी वाचा और चंद्रावरम कर मद्रास के पी.आर. नायडू, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू और केशव पिल्ले तथा उत्तर प्रदेश के अगर हम देखें तो पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित धर जैसे राष्ट्रीय नेता इसमें थे। कांग्रेस और उसकी प्रारंभिक गतिविधियों में ह्यूम, वेडनबर्ग और हेनरी कॉटन जैसे उदारवादी अंग्रेजों ने भी उदारता से सहयोग प्रदान किया। कांग्रेस के इन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत में राष्ट्रीयता की लहर को और अधिक तीव्र कर दिया। उन्होंने भारत में ऐसी राष्ट्रीय संस्था का गठन किया और विकास किया जो धर्मांधता, सांप्रदायिकता और प्रांतीयता के धरातल में बहुत ऊंची थी। अब हम बात करेंगे कांग्रेस के नरम दल के या उदारवादियों के उद्देश्य, कार्यक्रम और राजनीतिक तौर तरीके आखिर क्या थे। कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में नरम दल था या उदारवादियों का बाहुल्य था। वे आधुनिक बुजुर्गा समाज के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उनकी भूमिका जो है वह भी काफी प्रगतिशील थी। उदारवादियों के अगर उद्देश्य हम देखें तो इनके प्रमुख उद्देश्य थे, पहला, एकता की भावना को हर संभव उपाय से विकसित करना। दूसरा, वैधानिक सुधारों द्वारा भारतीय प्रशासन में धीरे धीरे सुधार करना और प्रशासन में भारतीयों को ऊंचे से ऊंचे पद दिलवाना। तीसरा, सामाजिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, किसी भी वर्ग विशेष के अधिकारों का विरोध करना, धार्मिक समस्याओं का निराकरण के लिए जनता में आर्थिक चेतना जागृत करना, निर्धनता का उन्मूलन करना और आधुनिक ढंग से औद्योगिकीकरण और सामाजिक संबंधों के लोकतंत्रीकरण से भारत की आर्थिक प्रगति करना, हस्तशिल्प उद्योग को पुनर्जीवित करना। इसके अलावा भारत से बाहर धन जाने की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करना और उन नियमों को निर्धारित करना जिन पर कर और आर्थिक प्रशासन निर्भर करते थे, तथा कार्यकारिणी और न्यायपालिका को पृथक करना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उदारवादियों ने राजनीतिक तौर तरीकों और कार्यक्रमों की जो विशेषताएं थी वह इस प्रकार थी, जिसमें पहला था कानून की परिधि में संवैधानिक आंदोलन करना। उन्होंने क्रांतिकारी आकस्मिक परिवर्तन और उसकी कार्य प्रणाली को अस्वीकार कर दिया। धीरे धीरे व्यवस्थित राजनीतिक प्रगति करना। उदारवादी नियमबद्ध प्रगति में आस्था रखते थे। वे विकास की धीमी गति में विश्वास करते थे तथा क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध थे। शक्तिशाली जनमत तैयार करना, उसे संगठित करना। इसके अलावा जनता की मांगों को याचिकाओं, सभाओं, प्रार्थनाओं और भाषणों के द्वारा अंग्रेज अधिकारियों के पास पहुंचाना, जिससे वे धीरे धीरे उनको मान ले। तथा उदारवादियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की भी कड़ी आलोचना की। देश में बढ़ती हुई निर्धनता की ओर उन्होंने सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित किया और अंग्रेजों द्वारा भारत में आर्थिक शोषण को भारत की बढ़ती हुई गरीबी का कारण बताया। उन्होंने यह तथ्य स्पष्ट रूप से समझाया कि ब्रिटिश सरकार ने स्वदेशी उद्योगों को नष्ट किया,
आधुनिक उद्योगों को निरुत्साहित किया, भारतीय उद्योग और कृषि हितों के विरुद्ध मुद्रा नीति अपनाई, विदेशी स्वामित्व वाले चाय बगान उद्योगों में भारतीय श्रमिकों की दास्ता को बढ़ावा दिया तथा भारत में संपत्ति और पूंजी की निकासी को अधिक प्रोत्साहित किया। इन समस्याओं के निराकरण के लिए उदारवादी ब्रिटेन और भारत के आर्थिक संबंधों में मौलिक परिवर्तन करना चाहते थे। उनकी राजनीतिक मांगे तो सरल और मृदु थी, पर उनकी आर्थिक मांगे क्रांतिकारी थी। उनका कथन था कि भारत की राष्ट्रीय आर्थिक नीति का निर्धारण ब्रिटेन के हितों में नहीं, अपितु भारत के हित संवर्धन में किया जाना चाहिए। आर्थिक जीवन के क्षेत्र में वे भारत में इंग्लैंड के प्रभुत्व को समाप्त कर देना चाहते थे। वे आर्थिक विकास के लिए हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करना चाहते थे। इसके लिए औद्योगिक प्रदर्शनियां लगाना तो कांग्रेस के वार्षिक कार्यक्रम का एक भाग ही बन गया था तथा ये नरम दल के उदारवादी ब्रिटिश शासन की ईमानदारी और न्यायप्रियता में निष्ठा रखते थे। वे भारत और ब्रिटेन दोनों के हितों के विरोधी के बदले सहयोगी मानते थे। वे ब्रिटेन से संबंध बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते थे। वे ब्रिटिश सरकार की सहायता से क्रमिक विकास और संवैधानिक सुधार करना चाहते थे। वे यह मानते थे कि भारतीयों की मांगों के औचित्य के विषय में अंग्रेजों को आवश्यक बोध हो जाने पर वे भारत के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन कर लेंगे। यह उदारवादियों की एक दुर्बलता थी। अब हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रारंभिक चरण की उपलब्धियों पर। प्रारंभिक चरण की उपलब्धियों पर बात करेंगे अगर हम, तो उसमें सबसे पहले आता है संवैधानिक सुधार। कांग्रेस ने सन 1885 से 1892 तक की अवधि में लंदन में स्थित भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को समाप्त करने और उसके गठन व स्वरूप में परिवर्तन करने की और उसमें भारतीयों को सदस्य के रूप में नियुक्त करने की भी मांग रखी। इस मांग का औचित्य यह था कि इंडिया काउंसिल का समस्त व्यय भारत से ही दिया जाता था और यह धन निष्कासन था। दूसरी इनकी मांग यह थी कि व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों और उनके अधिकारों की वृद्धि की जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को ही व्यवस्थापिका का सदस्य बनाया जाए, जिससे प्रतिनिधित्व प्रशासन को भारत में स्थापित किया जा सके। इन मांगों के लिए किए गए आंदोलनों के परिणाम स्वरूप कुछ संवैधानिक सुधार हुए और सन 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट भी पारित हुआ। इसके अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। भारतीयों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि इन व्यवस्थापिकाओं के सदस्य बनाए गए, पर इन व्यवस्थापिकाओं में सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों और अधिकारियों की संख्या अधिक होने से सरकार का प्रबल बहुमत रहा। परंतु इन सुधारों से राष्ट्रवादी और कांग्रेस बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने सन 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट को भारतीयों के प्रति धोखाधड़ी कहा। 20वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रवादियों और कांग्रेस ने भारत में डोमिनियन स्टेट अर्थात ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की मांग रखी। कांग्रेस के अधिवेशन में सन 1905 में यह मांग गोखले ने और 1906 में दादाभाई नौरोजी ने भी रखी थी। इस मांग के प्रतीक स्वरूप प्रथम बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा है प्रशासनिक सुधार और नागरिक अधिकारों की बढ़ती हुई मांगे। कांग्रेस मंच से कई मांगे रखी गई थी, जैसे पहला, प्रशासन के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी योग्यता के आधार पर परीक्षा हो और प्रजाति विभेद जो है उसको समाप्त किया जाए। इसके अलावा प्रशासनिक सेवाओं की उच्चतम श्रेणियों का भारतीयकरण किया जाए तथा सामान्य योग्यताओं वाले भारतीयों को कम वेतन पर न रखा जाए। ऊंचे पदों की श्रेणियों पर यूरोपियंस का एकाधिकार समाप्त किया जाए और उन पदों पर वरिष्ठ सुयोग्य भारतीय नियुक्त किए जाए। इसके अलावा न्यायिक शक्तियों को कार्यपालिका की शक्तियों से पृथक किया जाए, क्योंकि उस समय जिला स्तर पर कार्यरत अंग्रेज न्यायाधीश कुशल और दक्ष नहीं थे। ज्यूरी के अधिकारों में कटौती की जाए तथा शासन के आर्म्स एक्ट का विरोध किया, जिसके अनुसार भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार नहीं था तथा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार का व्यय केवल भारत पर ही न डाला जाए, अपितु ब्रिटेन और भारत में उसे विभाजित किया जाए।
इसके अलावा सरकार कल्याणकारी कार्यों का उत्तरदायित्व ले, प्राथमिक शिक्षा का खूब प्रचार किया जाए, तकनीकी तथा उच्चतर शिक्षा के लिए अधिक व्यवस्था की जाए और अधिकतम सुविधाएं दी जाए तथा दुर्भिक्षों से सुरक्षा प्रदान की जाए, कृषि का विकास किया जाए, सिंचाई, चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी अधिकतम सुविधाएं दी जाए, भाषण और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता दी जाए। अंग्रेज सरकार ने इन मांगों की घोर उपेक्षा की। इसके अलावा आर्थिक सुधारों के लिए बढ़ती हुई मांगे और आंदोलन की तरफ भी इन्होंने काम किया। भारत के देशी उद्योग व्यवसायों के विनाश के लिए, भारत के आर्थिक पिछड़ेपन के लिए तथा बढ़ती हुई दरिद्रता के लिए कांग्रेस ने अंग्रेज राज्य को दोषी ठहराया था। कांग्रेस की यह शिकायत रही कि ब्रिटिश शासक भारत की धन संपन्नता समृद्धि को ढो करके ग्रेट ब्रिटेन ले जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने मंच से यह मांगे रखी कि भारत में आधुनिक उद्योगों का तीव्र गति से विकास किया जाए, तटकर संरक्षण की नीति तथा प्रत्यक्ष सरकारी सहायता से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए तथा गरीबी को दूर करने के लिए कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए, तकनीकी शिक्षा के लिए अधिकाधिक सुविधाएं जुटाई जाए, भारतीय वस्तुओं के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को अधिक जनप्रिय बनाया जाए और इस मांग के अंतर्गत महाराष्ट्र में पूना, बंबई आदि शहरों में स्वदेशी अभियान बड़े पैमाने पर चला था और 1896 में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। इसके अलावा कृषकों पर करों का बोझ कम करने के लिए भू राजस्व लगान को कम किया जाए, कृषकों की स्थिति को सुधारने के लिए भू राजस्व को स्थायी रूप से कुछ वर्षों के लिए स्थायी कर दिया जाए, नमक कर को भी घटाया जाए तथा चाय बगान श्रमिकों की दशा में सुधार किया जाए, भारत सरकार की सैनिक व्यय में कमी की जाए और अफ्रीका में मजदूर व जीवन निर्वाह के लिए किए गए भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। कांग्रेस ने अपनी उपरोक्त मांगों के लिए तथा विभिन्न राष्ट्रीय समस्याओं के निराकरण के लिए अनेक प्रस्ताव पारित किए, अंग्रेजी सरकार के पास अपने प्रतिनिधि मंडल भेजे, अपने विचारों और मांगों का प्रचार किया और उनके समर्थन में आंदोलन भी चलाए। 1890 में कांग्रेस ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड में भी भेजा था। उसका उद्देश्य वहां विभिन्न नगरों में भ्रमण करके ब्रिटिश जनमत को अपने अनुकूल बनाना और व्यवस्थापिका सभा के सुधार के लिए सहायता प्राप्त करना था। अब हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रथम चरण के कार्यों के मूल्यांकन पर। कांग्रेस की उदार नीति का और राष्ट्रवादियों के आंदोलनों का अंग्रेज सरकार पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा। कांग्रेस को कोई महत्वपूर्ण प्रशंसनीय सफलता नहीं मिली। भारत में ऐसा कोई संवैधानिक सुधार नहीं हुआ जिससे लोकतंत्रात्मक उत्तरदायी संस्थाओं का विकास हुआ हो। भारतीयों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों में कोई वृद्धि नहीं हुई। फिर भी कांग्रेस ने राष्ट्रीयता की भावना और जागृति को अधिक विकसित किया, भारतीयों को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा, अंग्रेजी प्रशासन के प्रति भारतीयों में व्याप्त शिथिलता को समाप्त कर जनसाधारण में सार्वजनिक विषयों पर जागृति उत्पन्न करने में कांग्रेस ने अपना अपूर्व योगदान दिया। कांग्रेस ने यह भावना उभार दी कि भारत एक राष्ट्र है। कांग्रेस ने जनतंत्र और राष्ट्रवाद के विचारों को लोकप्रिय बनाया, अंग्रेजों के शासन के आतंक, अत्याचार, शोषण की नीति का पर्दाफाश किया और लोगों को यह समझाने के लिए समर्थ कर दिया कि भारत ब्रिटेन का आर्थिक उपनिवेश है। कांग्रेस ने यह राजनीतिक तथ्य भी प्रतिष्ठित किया कि भारत का शासन भारतीयों के हित में हो। उसने अखिल भारतीय स्तर का राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम विकसित किया जिसके आधार पर भावी पीढ़ी दृढ़ राजनीतिक संघर्ष चला सके। इसके अतिरिक्त उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सबल जनमत और शक्तिशाली पृष्ठभूमि तैयार की। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे स्थापित हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम चरण क्या था, उदारवादी या नरम दल किसे कहा जाता है और उन्होंने किस तरह से अपने कार्यों को आगे बढ़ाया और उनको क्या उनकी उपलब्धियां थी या क्या उनकी कमियां थी, यह सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय
एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।